आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 98 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 99 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं यहाँ माल लेने आया था। मुझे बता दिया गया था कि यह इमारत आजकल वीरान पड़ी है और पार्टी के बजाय मुझे किसी दूसरे तरीके से अंदर पहुंचना होगा। अंदर घुसकर मैंने रवा-रवी में इमारत का चक्कर लगाया तो अंदर से दो आदमियों की आवाज़ें सुनी और मैं होशियार हो गया। मेरा ज़हन फौरन राजू के उन दुश्मनों की तरफ चला गया जो पिछली रात लांडी में गुल बादशाह के होटल में उसका एक आदमी मार कर निकल भागे थे। राजू उनकी तलाश में पागल हो रहा था। मैंने उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए निकासी के दोनों रास्ते बाहर से बंद कर दिए और उसे खबर कर दी अब वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है। इतला पर वो बहुत खुश हुआ था। उसे किस तरह इतला दी थी तुमने? यहाँ आजकल गैराज में हेरोइन रखी जाती है। जख्म से बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी अटकती हुई आवाज में लम्हा बलम्हा नकाहत बढ़ती जा रही थी। वहीं एक ट्रांसमीटर भी है जिस पर हस्बे जरूरत राजू से बात की जा सकती है। हर आने वाले को उस ट्रांसमीटर पर राजू को स्टॉक और डिलीवरी की तफसील भी बताना पड़ती है। मैंने उसी पर इतला दी थी। लेकिन तुम गैर मुसल्ला क्यों थे? मैंने आखिरकार वो अहम सवाल भी कर ही डाला जो इब्तदा ही से मेरे जहन में बहुत शिद्दत के साथ चुभ रहा था। शुरू से यह दस्तूर चला आ रहा है कि इस इमारत में आने वालों को गैर मुसल्ला होकर आना पड़ता है। मैं ये मालूम करना भूल गया था कि दरवाजे की बजाय दूसरे रास्ते से दाखिल होने की सूरत में यह पाबंदी बरकरार रहेगी या खत्म हो जाएगी, और शायद इस वक्त मैं अपनी उसी भूल की कीमत अदा कर रहा हूँ। तो उसने एक तेज हिचकी ली और रो देने वाली आवाज में बोला, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मेरा हाल बहुत अबतर है। इस वक्त किसी तेज ख्वाब और तवा का इंजेक्शन दे दो, बाद में मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दूंगा। मैं कोई जवाब दिए बगैर उसे सर्द और बेरहमाना निगाहों से घूरता रहा। वो इंसान जरूर था मगर उस रूप में दरिंदों से भी बदतर था। दरिंदे एक वक्त में एक आध ही को नुकसान पहुंचाते हैं, मगर वो हेरोइन फरोशों के उस मुनज़्ज़म टोले का एक अहम हरकारा था जो महज माली फायदों की खातिर पूरे मुआशरे की बुनियादों में जहर सरायत कर रहा था। मेरे नजदीक उन खूनी भेड़ियों में से एक भी मुआफी दिए जाने के काबिल नहीं था। जिस तरह वो लोगों को हेरोइन की लत में मुब्तला करके धीमे धीमे कब्रों की तरफ धकेल रहे थे, इसी तरह उन्हें भी सिसका कर मारा जाना चाहिए था। और वो खुद भी मौत की उसी राह पर गामजन था। लेकिन उसे सिसकता हुआ छोड़ना मेरे नजदीक करीने मसलहत नहीं था। अगर राजू उसकी जिंदगी में ही आ जाता तो वो उसे बहुत कुछ बता सकता था, जबकि मैं हर लफ्ज को एक राज रखना चाहता था। मेरे लिए वो मौका गनीमत था कि राजू अपने कारिंदों की एक टोली के साथ मार्टिन के मकान में अपने एक आदमी की पुरस्कार मौत के असबाब में उलझता रहता और मैं इत्मीनान से एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता। क्या सोच रहे हो? किस्सा खत्म करो इसका और निकलो यहाँ से। सुल्तान शाह की आवाज ने मुझे चौंका दिया। नहीं, इसका तबसरा सुनते ही जख्मी शिकार हल्क फाड़ कर हज़ियानी अंदाज में चीखा। उसकी आंखें मौत की दहशत से फटने लगी थी। तुम मुझसे वादा खिलाफी नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। हमें कौन रोकेगा? मैंने जहरीले लहजे में कहा। जब तुम लोग अपनी मिट्टी से किए वो अहद तोड़ सकते हो तो हमें वादा खिलाफी से कौन रोकेगा? फिक्रा बुरा करते ही मैंने उसके सीने में एक्सप्लोडर की गोली उतार दी और उसका पूरा वजूद किसी बम की तरह फटकर चारों तरफ दूर तक बिखर गया। उस इमारत में वो एक्सप्लोडर का तीसरा शिकार था। दिन भर का थका हारा सूरज धीमे धीमे अपने सफर की आखिरी मंजिल की तरफ रवां था। किरणों की तेजी मान पड़ रही थी, लेकिन शहर में हर तरफ उजाला ही उजाला था, क्योंकि उस वक्त शाम के सिर्फ 5 बजे थे। मैं रिक्शे में तेजी के साथ एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था और सुल्तान शाह टैक्सी में मेरे पीछे आ रहा था। उस दिन मैंने पहली बार ड्राइवर के सामने मुख्तलिफ जावियों से लगे वो मुतअद्दिद आइनों की अजियत महसूस की थी, क्योंकि मैं फरीक सानी की तरफ से किसी मुदाखलत के खतरे के पेश नजर गर्दोपेश पर निगाह रखना चाहता था। लेकिन ड्राइवर अपने आइनों में हर जाविये से गालबन मेरे बदन के एक एक हिस्से का जायजा ले रहा था। अगर मैं जरा भी बेचैनी या इश्तराब का मुजाहिरा करता तो वो मेरी तरफ से चुकन्ना हो सकता था। लिहाजा मैं सब कुछ फरामोश करके तन बतकदीर होकर निशिस्त पर सीधा बैठ गया और वक्त गुजारी के लिए सिगरेट सुलगा ली। लेकिन मैं उन आइनों को अपने जहन से ना चटक सका। ये 4-5 शीशे क्यों लगा रखे हैं तुमने अपने सामने? नर्सरी के करीब से गुजरते हुए बिलाकर वो सवाल मेरी जुबान पर आ ही गया। ड्राइवर जिंदा दिल और लाहुबाली सा नौजवान था। उसने हंसते हुए जवाब दिया, ये डबल काम देते, पिछली ट्रैफिक का पता चलता रहता है और दिल भी पिशौरी होता रहता है। आखिरी फिक्र आधा करते हुए सड़क के बजाय आईनों में मेरी आंखों में दिख रहा था। मैं समझा नहीं। मैंने कदरे हैरत के साथ कहा, कराची में आधा चिड़िया ड्राइवर है, कुछ पता नहीं होता कि किधर से आएगा और किसी साइड से दबाता हुआ चला जाएगा। वो कभी सड़क की तरफ और कभी मेरी आंखों में देख रहा था। वो तो ठीक है, मगर दिल कैसे पिशौरी होता है? मैंने पूछा। पीछे जनानी सवारियां हो तो ये शीशे बड़ा मजा देते हैं। जिसने भी शीशा बनाया बड़ा आफत बनाया। स्टीयरिंग अपने हाथ में हो तो ये शीशे बड़ा काम देते हैं। जब चाह सवारियों को उछाल दिया, जिधर चाह उधर मोड़ काट कर झटका दिया। ये तो बुरी बात है। ताक झांक से सवारियां बेआराम होती होंगी।
मैंने संजीदगी के साथ कहा। जब से बुर्का खत्म हुआ है, ज्यादातर जनानियां बन संवर कर इसी उम्मीद पर निकलती हैं कि हर मर्द उन्हें देखेगा और बस देखता रह जाएगा। शायद कोई बेआराम भी होता हो, मगर शिकायत किसी ने नहीं की। हाँ, दोस्तियां कई हो चुकी हैं। ये कहकर वो जोर से हंसा और फिर बोला, ये शीशे हमारे ही नहीं, सवारियों के काम भी आते हैं। तुम्हें मालूम है कि रिक्शा खुली सवारी है। 2-4 मील के सफर में ही हवा बाल बखेर देती है। मंजिल करीब आती है तो इसी आईने में देखकर सवारियां बाल बनाती और सुर्खी पाउडर भी ठीक कर लेती है। और इन शीशों पर पुलिस को कोई एतराज नहीं होता। ये ड्राइवर की तवज्जो भी तो हटाते हैं। हम लोग आदी हो गए हैं, कोई तवज्जो नहीं हटती। उसने बेपरवाही से कहा, आपने पुलिस को कहा इतना वक्त है कि एक एक रिक्शा और टैक्सी के शीशे और हारन देखती फिर हम बत्ता भी तो देते हैं। इस वक्त वो आईनों में मेरी तरफ देख रहा था। उसी लम्हे शहीद मिल्लत रोड की क्रॉसिंग पर लगा हुआ ट्रैफिक सिग्नल सबसे जर्द फिर सुर्ख हुआ। शहीद मिल्लत रोड से आने वाला ट्रैफिक रवा हो गया, मगर ड्राइवर मेरी तरफ मुतवज्जा था। खतरनाक चौराहे पर रुनमा होने वाली तब्दीलियों से वो बेखबर रहा, और अगर मैं चीख कर उसे होशियार न करता। शहीद मिल्लत रोड से आने वाला ट्रैफिक रवा दवा हो गया, मगर ड्राइवर मेरी तरफ मुतवज्जा था। खतरनाक चौराहे पर रुनमा होने वाली तब्दीलियों से वो बेखबर रहा, और अगर मैं चीख कर उसे होशियार न करता तो रिक्शा शहीद मिल्लत रोड से शाहराह फैसल पर शहर की तरफ घूमने वाले एक फौजी ट्रक के नीचे घुसकर पिछले पहियों में फंस गया होता। रिक्शा ड्राइवर ने अचानक पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाए और मैं अपनी नशिस्त से उछलकर पायों की अगली रेलिंग पर जा रहा था। बच गए, वरना अभी काम हो गया होता। मैंने संभल कर अपनी जगह पर सरकते हुए गहरा सांस लेकर कहा, यह तो होता ही रहता है। वो बेपरवायाना लहजे में बोला, लोग हमें गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, मगर तुम खुद ही देख लो, हम हर रोज मौत के मुंह में हाथ डालकर अपनी रोजी निकालते हैं। शीशे कम हो तो तुम्हारी यही रोजी आसान भी हो सकती है। शीशों में कुछ नहीं रखा बाबू, मौत आनी हो तो बिस्तर पर भी आ जाती है। वहां तो छत में कोई शीशा नहीं होता। ये कहकर वो यूं फखरिया अंदाज में हंसा जैसे उसने कोई अजीम शान तंज किया। मैंने उसकी बात का जवाब न देना मुनासिब समझा, वरना मैं उससे ये पूछ सकता था कि बुलंदी से कूदकर या पटड़ी पर आती हुई तेज रफ्तार रेल के सामने लेटकर जिंदगी की उम्मीद रखना कहाँ की अक्लमंदी थी। सिग्नल सब्ज हुआ और रिक्शा एक तेज झटके से आगे बढ़ गया। मैं बज़ाहिर तो खामोश ही रहा, लेकिन ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि हमारा ट्रैफिक पुलिस का अमला पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फिटनेस से हटकर शाहराहों पर गाड़ियों के इंजन, ब्रेक, प्रेशर, हॉर्न, टेप रिकॉर्ड और आईनों की कितारें क्यों चेक नहीं करता, जिनकी बिना पर हर रोज सड़कें इंसानी लहू से गुसल करती थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे से ताल्लुक रखने वाली गाड़ियों की फिटनेस की हर 6 माह बाद तजदीद लाजमी होती है। इस मौका पर हर चीज को कानून के मुताबिक कर लिया जाता है, हत्ता कि किराया बताने वाले मीटर तक दुरुस्त हो जाते हैं, मगर फिटनेस ग्राउंड से गाड़ी बाहर निकलते ही हर चीज पुरानी टगर पर लौटा दी जाती है। महकमे का रिकॉर्ड साफ रहता है कि इतनी 1000 गाड़ियों में से एक में भी कोई चीज खिलाफे कानून नहीं है। शहरी अखबारी मरासलात में झूठ बकते हैं। रहा शाहराहों पर चश्म पोशी का मामला तो उसके लिए काली पेड़ों को भत्ता अदा कर दिया जाता था। रिक्शा मैंने पार्किंग लॉट के करीब ही छोड़ दिया। जब मैं किराया अदा कर रहा था तो सुल्तान शाह टैक्सी में करीब से गुजरा। मैं उसका मुंतजिर था और वो भी मेरी तरफ मुतवज्जा था। लम्हा भर के लिए आंखों ही आंखों में इशारों का तबादला हुआ और यह तय पाया कि मैं बखैरो आफियत एयरपोर्ट तक पहुंच चुका था, लिहाजा वो वापस लौट जाएगा और प्रोग्राम के मुताबिक खरीदारी करके मुकर्रर वक्त पर एयरपोर्ट पर आ जाएगा। परवाज 11 बजे रवाना होने वाली थी, यानी उस परवाज के लिए काउंटर पर चेक इन का आगाज तो 9 बजे हो जाता। उस एतबार से मेरे पास कमोबेश 3.5 घंटे बाकी थे, जो मुझे किसी की नजर में आए बगैर एयरपोर्ट की उन ही अमारात में घूम फिर कर गुजारने थे। इतनी देर के लिए अगर मैं किसी एक जगह जम कर बैठ जाता तो लामोहला किसी न किसी की नजर में आ सकता था। फिर दूसरी खतरनाक बात यह थी कि एक्सप्लोरर मैगजीन समेत मेरी जेब में मौजूद था और हिफाजती अमले से टकराव या उनकी किसी बाजपुरस के नतीजे में उसका राज भी फाश हो सकता था। मैं अमूमी अंदाज में टर्मिनल नंबर 1 के सामने वाले चौराहे के फुटपाथ से गुजरता हुआ टर्मिनल 2 और 3 की तरफ हो लिया। वहां पहुंचकर मैंने टेलीविजन स्क्रीन पर परवाजों की आमदोरफ्त की शेड्यूल का जायजा लिया और फिर बाथरूम की तरफ हो लिया। अंदर मैदान साफ था और मेरी मुतजस्सिसाना नजरें किसी ऐसी जगह का जायजा ले रही थी जहां मैं एक्सप्लोरर को उस तरह ठिकाने लगा सकूं कि मेरी रवानगी तक किसी की नजरों में ना सके। मगर उन साफ सुथरे और चमकते हुए बाथरूम में मुझे डस्टबिन के अलावा कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई जहां एक्सप्लोरर छुपाया जा सके। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि इन दिनों शहर में दहशतगर्दी की मुतवक्का वारदातों के पेश नजर एयरपोर्ट पर हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए थे और एयरपोर्ट की अमारात में कई मकामात पर ऐसे खुफिया कैमरे नस्ब किए गए थे जिनसे ली जाने वाली तस्वीर एक मरकजी कमरे में मॉनिटर करके स्क्रीन पर देखी जाती थी। उस तरह मुश्तबा अफराद की निगरानी करते हुए उन्हें रंगों हाथों पकड़ा जा सकता था। अंदरूनी और बैरूनी लाउंज के दरमियानी दरवाजे पर लगा हुआ मुतहर्रिक कैमरा मैं खुद देख चुका था। मुझे शुबा हुआ कि कहीं बाथरूम के किसी मकाम पर कोई खुफिया कैमरा नस्ब न हो, क्योंकि किसी भी तकरीबी कार्रवाई के लिए वो सबसे महफूज जगह थी।
जहां भीड़ भाड़ से अलग होकर कोई भी शख्स राजदाराना अंदाज में कोई कार्रवाई सर अंजाम दे सकता था। मैंने बाथरूम के कूड़ेदान को इस्तेमाल करने का इरादा मुलतवी किया और मुंह हाथ धोकर वहां से बाहर निकला। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि वक्त सूरत हथियार का हसूल ही दुश्वार नहीं होता, बल्कि उससे गुलू खरासी भी बस औकात गले की हड्डी बन जाती है। रात का अंधेरा उस मामले में बड़ा मेहरबान होता है। चलते चलते किसी भी सुनसान मकाम पर कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन दिन के उजाले में जब निगाहें दूर तक ताक़ुब करती हूँ तो ऐसा हर काम कठिन हो जाता है। कुशादा और नीम आबाद रेस्तोरां के एक गोशे में काफी पीते हुए मैं वक्त गुजारी के साथ एक्सप्लोरर के मसले पर भी गौर कर रहा था। बिल आखिर मुझे उससे छुटकारा हासिल करने की एक तरकीब सूझ गई और मैं बिल अदा करके वहां से उठ गया। तो उस वक्त तक मैं तकरीबन 1.5 घंटा गुजार चुका था और मेरी रेस्ट वॉच 7 बजा रही थी। मैं टर्मिनल 3 के सामने से बराह रास्त शाह फैसल से मिलने वाली सड़क पर हो गया। सूरज गरूब हो चुका था और अंधेरा दूर करने के लिए हर तरफ स्ट्रीट लैंप से चल उठते, मगर मेरी मतलूबा सड़क पर ज्यादा रोशनी नहीं थी। कुछ दूर चलने के बाद मैं बिल्कुल सन्नाटे में आ गया, जहां मेरे सिवा कोई नहीं था। मैंने जेब से एक्सप्लोरर निकालकर उसका मैगजीन अलग किया और असलहा एक तरफ उछाल दिया। लंबी लंबी नरम घास से भरी हुई जमीन ने बड़ी नरमी से एक्सप्लोरर को अपनी आगोश में ले लिया। फिर यही हशर मैगजीन का भी हुआ और मुझे अपने सर से एक बड़ा बोझ उतरने का एहसास हुआ। मेरा काम हो गया था, इसलिए उस सड़क पर मजीद आगे तक जाना बेसूद था। मैं थोड़ी दूर चलकर दाएं तरफ वाली पुख्ता सड़क पर मुड़ गया, जो आगे जाकर टर्मिनल नंबर 1 के साथ निकलती थी। मैं किसी उजरत के बगैर खरामा खरामा रास्ता तय करता हुआ दोबारा टर्मिनल 1 में पहुंचा और बैरूनी लाउंज में एक बेंच पर बैठकर सिगरेट नोशी में मसरूफ हो गया, क्योंकि अभी तक सुल्तान शाह का कहीं पता नहीं था। वक्त धीमे धीमे गुजरता रहा और मैं अपने कुर्बो जवार से गुजरने वाले लोगों के बारे में दिलचस्प निकात नोट करके महसूस होता रहा और आखिरकार 8:30 बजे वहां फुटपाथ के किनारे एक टैक्सी आकर रुकी, जिसकी अगली नशिस्त सुल्तान शाह बरामद हुआ था। करीबी कहीं से ट्रैफिक के सिपाही ने तेज सीटी बजाकर चाय टैक्सी वाले को आगे बढ़ने का इशारा दिया, मगर उस वक्त तक ड्राइवर डिक्की खोलकर सिपाही को यह समझा चुका था कि वो वहां मुसाफिर का सामान उतारने के लिए रुका है। सुल्तान शाह को देखते ही मेरे वजूद में मुसरत अमेज इत्मीनान की लहर तोड़ गई और मैं अपनी जगह से उठकर जल्दी से उसके पास पहुंच गया। उसने दान निकालकर मेरा इस्तकबाल किया। उस वक्त तक कई कुली उस पर यलगार कर चुके थे, जिन्हें उसने सख्ती से टाल दिया और टैक्सी का किराया अदा करके खुद एक खाली ट्राली ले आया। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि उसने बहुत माकूल खरीदारी की थी, जो सफर के लिए शायद नागुज़ीर थी। सारा सामान 2 मुख्तसर से सूटकेसों और एक ब्रीफ केस पर मुश्तमिल था। मैंने वहीं खड़े खड़े दस्तावेजात का लिफाफा ब्रीफ केस में मुंतकिल कर दिया। कुली मायूस होकर लौट गए तो मैंने मैदान साफ देखकर उससे पूछ ही लिया, एक्सप्लोरर का क्या रहा? मैं इस वक्त निहत्ता हूँ। उसने ट्राली आगे धकेलते हुए कहा, आते ही तुमसे मुलाकात न होती तो एक्सप्लोरर पर दोबारा कब्जा कर लेता। तो क्या वो टैक्सी ही में छोड़ा है? मैंने हैर से सवाल किया। उसने मुस्कुराते हुए अपने सर को इस बात में जुम्बश दी। डिक्की में सामान डालते हुए मैंने ड्राइवर की निगाह बचाकर एक्सप्लोरर मैट के नीचे फाजिल टायर की दरमियानी जगह में डाल दिया था। जब वो टायर की जरूरत महसूस करेगा तब ही उसे वो हथियार नजर आएगा। फेंकने से बेहतर यही था कि उसे जानबूझकर किसी के हवाले कर देता। दाखिली दरवाजे पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के जवान को टिकट दिखाकर हम दोनों अंदर दाखिल हुए। सामान एक्सरे मशीन से गुजारने के बाद क्लियरेंस मिलने पर दोबारा ट्राली पर लादा और उस काउंटर की तरफ बढ़ गए जिस पर हमारी फ्लाइट का मतलूबा परवाज नंबर अवेजा था। कुछ मसरूफ काउंटर्स पर चेक इन जारी था। बोर्डिंग कार्ड, इमिग्रेशन और जामा तलाशी के मराहिल से गुजार कर लाउंज में दाखिल होते हुए भी मुझे हर आन किसी नागाहानी रुकावट का खदशा लगता, इसलिए मैं ब्रीफकेस से लिए लाउंज के बिल्कुल इंतहाई सिरे पर दरवाजे के करीब वाली नशिस्त पर जा बैठा, जहां लगे हुए शफाफ शीशों के पीछे टार्मिक साफ नजर आ रहा था। उस वक्त तक लाउंज में चंद ही मुसाफिर थे और गालबन वो भी किसी दूसरी परवाज के मुंतजिर थे। वहां भीड़ बढ़ने से बेहतर मैंने अगली नशिस्तों पर उस ख्याल से कब्जा किया था कि बोर्डिंग का ऐलान होते ही पहली बस से त्यारे की तरफ रवाना हो सकूं। हमारे पहुंचने के चंद मिनट बाद ही लाउंज बहुत तेजी के साथ भरने लगा। 9:30 बजे एयर फ्रांस की टोक्यो जाने वाली परवाज की बोर्डिंग का ऐलान हुआ और मुख्तलिफ कौमियतों के लोग बांध बांध कर दस्ती सामान उठाए दरवाजे के सामने कतार बंद होने लगे। थोड़ी देर बाद बोर्डिंग के आगाज का ऐलान किया गया और हम दोनों सबसे पहले दरवाजे पर पहुंचे। उस बार नशिस्तों से उठने वाले मुसाफिरों की तादाद बहुत कम थी। उस परवाज के लिए कराची से सवार होने वाले सारे मुसाफिर आराम से PIA की दियो हैकल बस में समा गए और वो त्यारे की तरफ रवाना हो गई। वो परवाज बैंकॉक से शुरू हुई थी और वसीओ अरीज त्यारे में मशरिक़ बईद और यूरोप से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिरों की भारी तादाद मौजूद थी। हम दोनों अपनी नशिस्त तक पहुंचे तो मुझे अपनी खिड़की के साथ वाली सीट पर एक जवान साल लड़की विराजमान नजर आई, जो खासी दिलकश और शायद कराची ही से त्यारे पर सवार हुई थी, मगर मैं लाउंज में उसको देखने में कामयाब नहीं हो सका था। मुझे वहां चिटकते देखकर कैबिन के अमले की एक खुश अंदाम दुशीजा मेरी मदद के लिए आके आई और मेरा बोर्डिंग कार्ड देखकर मुआज़्ज़ज़ खाना अंदाज में लड़की से कुछ कहने वाली थी कि मैंने उसे रोक दिया।
नहीं, इन खातून को बैठा रहने दे, चाहे त्यारे में खासी नशिस्तें खा ली है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एयर होस्टेस मुस्कुराती हुई वापस लौट गई। आप चाहें तो मैं आगे अपनी सीट पर जा सकती हूँ। लड़की ने अपने पर्स से बोर्डिंग कार्ड निकाल कर देखती हुई कहा, गलती मेरी है, साथी अच्छा मिल जाए तो तवील सफर खुशगवार गुजरता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे अपनी हमनशीनी के एजाज से क्यों महरूम करना चाहती हैं? वो गैर इरादी तौर पर अपनी सीट में कदरे से मट सी गई। आगे भी किसी न किसी को मेरे बराबर बैठना ही था। मैं बेतकल्फी के साथ उसके बराबर में बैठ गया। मेरे माँ पर सुल्तान शाह ने अगली सीट संभाल ली थी। आप कहाँ जा रही हैं? चंद सानियों के बाद मैंने गुफ्तगू का आगाज करने की नीयत से रस्मी सवाल किया। रूम, वो मुस्कुराते हुए बोली। और आप? उसकी जुबान से रूम का नाम सुनते ही मेरे ज़हन में डॉन मर्सियानो का नाम उभर आया, जो रूम में कमीशन पर कहवा गिरी का घनौना काम करता था। मगर दूसरी तरफ जिमी लार्ड की हैसियत से न सिर्फ वीरा कबाब था, बल्कि हिरवन फरोशों और असलहे की स्मगलिंग करने वाले एक मुनज़्ज़म बैनुल-अक़वामी गिरोह का सरबराह भी था। मैं लंदन जा रहा हूँ, मैंने खुद को ज़हनी झटके से संभालते हुए उसे जवाब दिया। फ्रैंकफर्ट में रात क़याम के बाद सुबह दूसरी परवाज़ लेना होगी। मौका मिला तो मैं भी रूम में अपने काम से फारिग होकर लंदन की सैर करूंगी। सुना है कि काबिल-ए-दीद शहर है। रूम में क्या काम है आपको? मैं इसरारी तौर पर सवाल कर बैठा। मैंने महसूस किया कि मेरे सवाल पर वो यूं बौखला गई जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। वो हकलाते हुए बोली, मुझे तो कोई काम नहीं है वहाँ, बस एक सहेली से मिलना है वहाँ। वो 3 साल से रूम ही में रह रही है, बड़ी अच्छी लड़की है। क्या ये पहला सफ़र है आपका? मैंने तफहीमी अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ। वो थूक निकलते हुए बोली, मुल्क से बाहर का पहला ही सफ़र है। मेरे ज़हन में पहला ख्याल यही उभरा कि कहीं वो कोई कैरियर ना हो। तंजीम में अपने सरगर्म दौर में मैं खुद जवान साल तालिब इल्मों को गैर मुमालिक के मुफ्त बल्कि बामुआवजा सेहत के लालच में हीरोइन की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल कर चुका था। फिर उसने जिस अंदाज में रूम में काम का जिक्र करके उसकी तरदीद की थी, उससे भी मेरे शुबे को तकवीयत पहुंची थी। तीसरी बात यह थी कि वो उस जवान लड़की का पहला गैर मुल्की सफर था जिस पर वो तनहा जा रही थी। हमारा मुआशरा लाख आज़ाद और तरक्की याफ्ता कहलाने के जुनून में मुब्तला हो गया हो, लेकिन अब भी उस उम्र की लड़की के वालिदैन अपनी औलाद को महज किसी सहेली से मुलाकात के लिए तनहा समंदर पार के सफर पर रवाना होने की इजाजत नहीं दे सकते थे। कालबन बड़ी गहरी सहेली है वो आपकी। लहजा भर की पुरख्याल खामोशी के बाद मैंने क्या सराय की, जी हाँ, बचपन से हम साथ पले बड़े थे। मेरी कोई बहन भी होती तो शायद मुझे उससे ज्यादा अजीज ना होती। उसने अपनी घबराहट पर खासी हद तक काबू पा लिया था। भाई कितने हैं आपके? मैं न जाने क्यों उस लड़की की असलियत का खोज लगाने पर तुल गया था। मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद हूँ। ये कहकर वो खिड़की से बाहर देखने लगी, जिसका मतलब था कि उस मौजू पर मजीद गुफ्तगू नहीं करना चाहती थी। चारी की नशिस्त के ऊपर अंग्रेजी और जर्मन जुबान में तंबाकूनोशी की ममानत और हिफाजती बंद बांधने की हदायत रोशन थी। त्यारे से सीढ़ियाँ वगैरह शायद हटाई जा चुकी थी, क्योंकि फिजा में त्यारे के जेट इंजनों का शोर गूंजने लगा था और कैबिन क्रू टेक ऑफ की तैयारियों में मसरूफ था। मुकर्रर वक्त पर त्यारा कप्तान के ऐलान के बाद हरकत में आ गया और टारमिक पर धीमी रफ्तार से टैक्सी करता हुआ अपने टेक ऑफ रनवे की तरफ बढ़ने लगा। मैं बज़ाहिर लड़की की तरफ से बेपरवाह बना हुआ था, लेकिन कन नखियों से उसकी इस्तरारी हरकत का जायजा ले रहा था। रनवे के सिरे पर त्यारा चंद सानियों के लिए ठहरा। कैबिन क्रू ने अपनी नशिस्तें संभाली और त्यारा पूरी रफ्तार से रनवे पर दौड़ता हुआ कलील सी मुद्दत में तेजी से फिजा में बुलंद होता चला गया। बुलंदी से शहर की रोशनियां किसी कदर खूबसूरत है और तरतीबवार नजर आती है। लड़की ने मेरी तरफ मुतवज्जा होते हुए गहरा सांस लेकर कहा, शायद उसने अंदाजा लगा लिया था कि उसने खुद कोई नया मौजू न छेड़ा तो मैं वहीं से गुफ्तगू का आगाज कर दूंगा जहां से जरा देर पहले सिलसिला टूटा था। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो दूर से बहुत हसीन और सुहानी नजर आती हैं, मगर करीब जाने पर उनकी दिलफरेबी की आड़ में हजार बुराइयां और खामियां पोशीदा नजर आती हैं। सच बताएं, क्या हमारा शहर वाकई इसी कदर खूबसूरत है जितना इस वक्त नजर आ रहा है? नहीं। उसने अगली नशिस्त की जेब से हंगामी हदायत वाला कार्ड निकालते हुए कहा, न जाने क्यों मुझे महसूस हो रहा है कि आप जुबानी बातें करने की आती है। ये नतीजा कैसे अखज़ कर लिया आपने? मैंने हैरत के साथ सवाल किया। शायद आप मुझे ये एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि मैं जिस सहेली से मिलने के लिए इतना लंबा सफर मोल ले बैठी हूँ, मुलाकात होने पर वो पहले जैसी मुखलिस साबित नहीं होगी। उसने अपनी वजाहत से मुझे खुद ही राह दे दी। मैंने उससे दानिस्ता जुबानी बात कही थी, लेकिन उसने जो नतीजा अखज़ किया था वो मेरे जहन के किसी दूर दराज गोशे में भी मौजूद नहीं था। मेरा यह मकसद हरगिज़ नहीं था। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, क्योंकि तंबाकू नोशी की ममानत के अल्फाज मुतरन्नम घंटी की आवाज़ के साथ मालूम हो चुके थे। दरअसल ये खुद आपके खदशात हैं जिन्हें आप मेरी ज़ात से वाबस्ता कर रही हैं। मैंने तो दूर के ढोल सुहाने वाले मुहावरे की सीधी सी वजाहत की थी। मुझे क्या पड़ी है कि मैं आपके ज़ाती मामलात में मुदाखलत करूँ? कहना ही चाहता तो मैं ये भी कह सकता था कि सिर्फ सहेली से मुलाकात के लिए हज़ारों मील के सफ़र वाली बात मेरे हल्क से नहीं उतरती। उसका पसे पर्दा कोई और मकसद कार फरमाए। लेकिन मैंने ये नहीं कहा अगर आप किसी बात को अपनी ज़ात तक महदूद रखना चाहती हैं तो मुझे जैसे अजनबी को उसमें दखल देने का कोई हक नहीं। वो एक बजे मुस्तरिब नजर आने लगी। नहीं, आप खुलकर बात कर सकते। इतनी देर की गुफ्तगू के बाद हम अजनबी नहीं रहे हैं। अगर हम अपने अपने खोल में सिमटे रहे तो ये 7-8 घंटे इकट्ठे गुजारने दुश्वार हो जाएंगे। ए मिस्टर,
अचानक पिछली नशिस्त से एक तखय्युर अमेज निस्वानी आवाज बुलंद हुई। पीछे से उभरने वाली बुड़बुड़ाहटें कई सेकंड से सुन रहा था, लिहाजा वो आवाज सुनते इस्तरारी तौर पर पलट पड़ा। चौकोशंग और जरूरत से ज्यादा मेकअप में लदी हुई एक अधेड़ उम्र खातून अपनी पेशानी पर हजारों बल डाले नाक के आगे दाहिनी हथेली को पंखे की तरह लहराते हुए मेरी तरफ निकला थी। सिगरेट बुझा दे, खातून ने नागवारी के साथ हुक्म दिया। आप इस तंग सी जगह में भी चंद घंटे सिगरेट के बगैर नहीं गुजार सकते। उसका तहक्कुम और तनफ्फुर आमेज लहजा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अगर वो शराफत से दरख्वास्त करती तो शायद मैं सिगरेट बुझा ही देता या अपनी नशिस्त बदल लेता, मगर अब मसाहलत का कोई इम्कान नहीं रह गया था। मैंने अपनी और बराबर वाली खाली नशिस्त की पुश्तगाहों की दरमियान जगह से पीछे देखते हुए कहा, मैं पूरा टिकट लेकर इस जहाज पर सफर कर रहा हूँ और इन नशिस्तों पर तंबाकू नोशी की खुली इजाजत होती है। अगर धुआं आपको गिरा गुजर रहा है तो नो स्पोकिंग एरिया में जाकर बैठे। उस दौरान में हमारी उर्दू में होने वाली बहस से लाइल्म दो गैर मुल्की कुर्बजवार की नशिस्तों पर सिगरेट चला चुके थे। अधेड़ उम्र औरत का साथी भीगी बिल्ली बना हुआ बैठा था। मैं सीधा हुआ तो औरत की आवाज आई, जान दूसरी जगह तलाश करो, यहाँ तो सब ही स्टीम इंजन बने हुए, मेरा तो दम घुट जाएगा। तर्ज तखातुब से जाहिर हो गया था कि मौसूफ उन खातून के शोहरे ज़ौजा नुमा थे और उन खातून के लिए धुएं की बू से ज्यादा ये एहसास परेशान कुन था कि उनके जहाज में उनकी हुक्म अदूली की जा रही थी। बहुत अच्छा किया, मेरे साथ वाली लड़की धीमी आवाज में बोली, सिगरेट का धुआं मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं इससे मर तो नहीं जाऊंगी। ऐसे मकामात पर बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। तुम कहो तो मैं सिगरेट बुझा दूं? मैंने यक बयक बेतकल्फी इख्तियार करते हुए कहा, नहीं, ये तो हरगिज नहीं बुझाना। उसने मेरे तखातुब को तस्लीम करते हुए खुद भी फौरी तौर पर वही अंदाज अपना लिया। उसका दिमाग खराब हो जाएगा, कहीं वो गैर मुल्कियों से उलझ पड़ी तो हमें भी खिफत उठाना पड़ेगी। चेन स्मोकिंग ना करो तो मैं इक्का दुक्का सिगरेटें बर्दाश्त करती रहूंगी। शुक्रिया। मैंने मुस्कुराते हुए एक गहरा सांस लेकर दानिस्ता उसका धुआं कैबिन की फिजा में उगल दिया। तो तुम क्या कह रही थी? और हाँ, तुमने अभी तक नाम भी नहीं बताया अपना। मेरा नाम एमी है, मिस एमी फ्रांसिस। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मुझे अकबर कहते हैं। उसने दाहिना हाथ बढ़ाया जो मैंने गर्मजोशी के साथ कबूल कर लिया। अब तक उसकी कमीज शलवार से मैं उसे मुसलमान समझता रहा था, लेकिन नामालूम होते ही उसका मजहब भी सामने आ गया था। मुझे खुशी हुई थी कि क्रिश्चियन होने की बिना पर वो शायद मैनोशी में भी मेरा साथ दे सकेगी। तुम कुछ कहने की आड़ में बहुत कुछ कह गए हो। चंद सानियों के सुकूत के बाद वो संजीदगी के साथ बोली, दरअसल इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अब हम सफर की सूरत में तुम जैसा समझदार साथी मिला है तो चाहती हूँ कि खुले दिल से चंद बातें कर ली जाए। जरूर करो, मशवरे की हद तक तुम मुझे मुखलिस पाओगी। मैंने उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, तुमने ठीक अंदाजा लगाया कि मैं किसी सहेली से मिलने नहीं चाह रही। दरअसल ये मेरा एक तफरीही दौरा था, लेकिन ऐन मौका पर गड़बड़ हो जाने की वजह से अब मैं मजबूरन सफर कर रही हूँ। उसने सोचते हुए कहा, ऐसी क्या मजबूरी पेश आ गई? मैं उसकी कहानी में दिलचस्पी महसूस कर रहा था। कहानी जरा लंबी है, तुम बोर तो नहीं हो जाओगे? तुम शुरू करो, बोरियत महसूस हुई तो आगाह कर दूंगा। मेरे और उसके दरमियान तकल्लुफ की दीवार तेजी के साथ गिरती जा रही थी, जिसका दोनों ही को बखूबी एहसास था। यह सारा किया धरा मेरे एक मुसलमान बॉयफ्रेंड का है। वो बताने लगी, मैं शहर के एक दफ्तर में काम करती हूँ और अपने वसाइल से ऐसी किसी सियाहत का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हमारे मायार जिंदगी का अंदाजा तुम इस बात से लगा लो कि मैं दफ्तर आने जाने के लिए बसों में सफर करने की आती हूँ, मगर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे नई हुंडा कार में शहर की बेहतरीन तफरीका हूँ और महंगे होटलों में ले जाता रहा है। वो मुझसे शादी करना चाहता है। मेरे घर वाले राजी हैं, मगर उसके वालिदैन के लिए क्रिश्चियन बहू नाकाबिले कबूल है। मगर वो ये जानते हैं कि उनका बेटा एक ईसाई लड़की में दिलचस्पी ले रहा है। उस घुटन से उकता कर मूसा ने मेरे साथ रूम जाने का प्रोग्राम तय किया। उसका ख्याल था कि वहां शादी रिझाने के 2-3 माह बाद वो घर लौटेगा, तो उसके वालिदैन को मजबूरन मुझे कबूल करना होगा। मेरे घर वालों ने मुझे उसके साथ सफर की इजाजत दे दी। आज हम दोनों सामान लेकर ही एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन ट्राली में सामान ले जाते हुए उसे भीड़ में अपना बाप नजर आ गया, जो शायद कोई खबर मिल जाने की वजह से उसकी तलाश में आया था। मूसा अपने करोड़पति बाप के गुस्से और वसाइल से डरता है। उसने उजलत में मुझे अपना सफर जारी रखने का मशवरा दिया और अपना टिकट लेकर बोखलाट में वापस चला गया। उसने मुझे रूम के एक होटल का पता दिया है। वो कल मुझे वहां फोन करेगा और मौका पाकर पहली फुर्सत में मुझसे वहीं आ मिलेगा। उसे डर था कि वो जहाज में सवार हो भी गया तो उसका बाप उसे बेइज्जत करके त्यारे से उतरवा लेगा और एक बार रंगे हाथों पकड़ जाने के बाद वो जिंदगी भर मुझसे शादी के बारे में सोच भी न सकेगा। आखिरी लम्हात पर होने वाली उस गड़बड़ ने मेरा दिमाग माऊफ करके रख दिया, जिसके नतीजे में मैं तुम्हारे साथ सफर कर रही हूँ। मूसा का सामान कहाँ है? मैंने सवाल किया। मेरे ही साथ है। सामान क्या? बस एक मुख्तसर सा सूटकेस है। उसका कहना था कि जब वो 2-4 दिन में पहुंचने वाला है तो सामान मेरे साथ निकल जाना चाहिए, ताकि वो मौका मिलते ही बेफिक्री के साथ कराची से रूम के लिए रवाना हो सके। मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मेरा ख्याल है कि तुम मूसा की साजिश का शिकार हुई हो। वो तुमसे शादी के बारे में हरगिज संजीदा नहीं है और ना वो रूम पहुंचेगा। उसे तुमसे जो काम लेना था वो अपनी दानिश में दे चुका है। ये बताओ कि मूसा वापस भाग गया तो उसके बाप ने तुमको क्यों नहीं घेरा?
वो मुझसे वाकिफ नहीं है, ना मैंने कभी उसकी सूरत देखी है। कभी कभार वो उसका जिक्र जरूर करता रहता था। फिर ये कैसे पता चला कि उसका बाप वाकई एयरपोर्ट पर पहुंचा हुआ था? मूसा ने बताया था। वो अपने बाप की मौजूदगी से खौफजदा होकर इतनी उजरत में एयरपोर्ट से भागा था कि मैं उससे ये भी ना कह सकी कि वो दूर से अपने बाप की सूरत ही दिखा जाए। और तुम्हारे घर वाले मूसा को जानते हैं, बस इस हद तक कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मेरे घर वाले उसे मिलना चाहते थे, लेकिन वो कभी मेरे साथ घर नहीं गया। उसका कहना था कि किसी शनासा ने उसे मेरे घर आते जाते देखकर उसके बाप को खबर कर दी तो वो इलाका पुलिस के जरिए हमारे घराने को उस कदर तंग करेगा कि शायद हम शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिए जाए। जबकि मूसा मुझे हर वक्त अपनी निगाहों के सामने देखना चाहता था। मुनासिब मौका आने से पहले वो हर तरह मोहतात रहना चाहता था। और शहर के होटलों और तफरी गाहों में किसी ने उसे तुम्हारे साथ न देखा होगा, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जो कुछ वो कहता रहा उस पर आंख बंद करके यकीन करती रही। अब भी अगर मुझे अकेले सफर ना करता पड़ता तो शायद मैं उसके बारे में किसी उलझन का शिकार ना होती। तुम्हारे सवालात पर याद आ रहा है कि मूसा ने मुझे सख्ती से ताकीद की हुई थी कि अपने साथ किसी घर वाले को एयरपोर्ट ना ले जाऊं, वरना मामला बिगड़ जाएगा। उसने मुझे सूटकेस समेत फ्लैट क्लब से साथ लिया था। उस वक्त ये सब एडवेंचर महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी का तिलिस्म टूटते ही हर बात कुछ मज़ाक का खेज सी नजर आने लगी। अगर वो इसी कदर अजनबी था तो तुम्हारे साथ उसकी दोस्ती कैसी होगी? मैंने हर से पूछा। एक दिन छुट्टी के बाद घर वापसी के लिए बस के इंतजार में स्टॉप पर खड़ी हुई थी कि उसने गाड़ी मेरे करीब रोककर लिफ्ट की पेशकश की, जो मैंने कबूल कर ली। सदर तक पहुंचते पहुंचते हम काफी घुल मिल गए और उसने अगले दिन आने का वादा करके मुझे एम्प्रेस मार्केट पर उतार दिया। उसके बाद से हमारा ये मामूल बन गया था कि सुबह मैं बस से दफ्तर जाती और शाम को वो मुझे लेने के लिए आ जाता और चंद घंटे साथ गुजारने के बाद मुझे घर के पास छोड़ देता था। उसकी हैसियत का अंदाजा तुमने किस बात से लगाया? लिबास, रख रखाव, गाड़ी, फिर वो बड़ी फराक दिली के साथ पैसा खर्च करता था। उसने मुझे मेरी पसंद की कई चीजें दिलवाई। 2-3 बार नकद रकम भी लिफाफे में बंद करके मेरे पर्स में डालती। मुकद्दर अच्छा है कि तुम जिंदा के सफर से पहले मुझसे मिल बैठी, वरना इटली की कोई बदतरीन जेल ही तुम्हारा ठिकाना बनती। मैं नई सिगरेट सुलगाते हुए एक गहरा सांस लेकर कहा। अम्मी का चेहरा धुआं हो गया। तुम खुलकर बात क्यों नहीं करते? मैंने कौन सा जुर्म किया है कि मुझे जेल जाना पड़ता? तुम्हें मंशियात बल्कि हीरोइन की स्मगलिंग के लिए बड़ी खूबसूरती के साथ आलाकार बनाया गया है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मूसा के मुख्तसर से सूटकेस में कई किलो हीरोइन पोशीदा होगी। ना उसका बाप एयरपोर्ट पर आया था, ना उसे तुमसे इश्क है। उसने सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत किया। तुम इटली में कस्टम वालों से बच निकली तो तुम्हारी मुफ्त की सियाहत के साथ मूसा के वारे के न्यारे हो जाएंगे। पकड़ी गई तो तुम्हारी जिंदगी तबाह होगी। मूसा की निशानदेही कोई ना कर सकेगा। तुम्हें तो उसने अपना घर भी ना दिखाया होगा। उस खौफनाक इंकशाफ पर उसकी आंखें फैल गई। कर तो वाकई मुझे मालूम नहीं, मगर उसकी कार का नंबर याद है। वो जाली रहा होगा। मैंने उसकी बात काट कर कहा। लेकिन सूटकेस मेरे कब्जे में है, इसे फायदा कैसे होगा? होटल का पता उसने उसी लिए फराम किया है। कल वो तुम्हें फोन करके मजीद सब्ज बाग दिखाएगा और आखिरकार सूटकेस किसी खास आदमी के हवाले करने की हिदायत देगा। सूटकेस मतलूबा आदमी तक पहुंचते ही तुम्हारा किरदार खत्म हो जाएगा। मगर मैं सूटकेस उसे दूं ही क्यों, जो तुम मुझसे गुफ्तगू के बाद कह रही हो? अगर बेखबरी में कस्टम से सूटकेस निकाल ले जाने में कामयाब हो जाती तो इश्क और एक करोड़पति के लड़के से शादी के सुनहरे ख्वाब की रो में हर वो बात कर गुजरती जिसकी मूसा हदायत देता। ये लोग अपने माल के बारे में बहुत बेरहम और सख्त गिर होते हैं। अगर किसी वजह से तुम सूटकेस देने से इनकार कर देती तो रूम की जेर जमीन दुनिया के खूनी भेड़िए तुम्हारी राह पर लग जाते और तुम्हारा अंजाम ऐसा इबरतनाक होता कि तुम जेल और सजा को उसके मुकाबले में जन्नत तस्वुर करने पर मजबूर हो जाती। नहीं, मैं ऐसे भयानक अंजाम से दो चार नहीं होना चाहती। तुम फरिश्ता बनकर आए हो तो मेरी मदद करो। मुझे बताओ कि इस अंजाम से बचने के लिए मुझे क्या करना होगा। पहली और सबसे सीधी बात यह है कि मूसा के दिए हुए सूटकेस को भूल जाओ। मैंने उसे समझाना चाहा मगर उसने मेरी बात काट दी। मैं सब कुछ भूल जाने को तैयार हूँ। तुम्हारी जात में मुझे बड़ा भरपूर एतमाद नजर आ रहा है। क्या यह मुमकिन नहीं कि तुम भी मेरे ही साथ उतर जाओ? नामुमकिन, मैंने मायूसाना अंदाज में कहा। तुम्हारा टिकट रूम तक का है। तुम रूम में उतरे बगैर लंदन तक सफर का टिकट हासिल नहीं कर सकती। मेरा टिकट लंदन तक का है। मैं अचानक रूम में अपना सफर खत्म नहीं कर सकता। अव्वल तो इटली का वीजा जरूरी है जो इत्तेफाक से मेरे पासपोर्ट पर लगा हुआ है। फिर हिफाजती वजूह आती है। किसी मुसाफिर की यूं अचानक रुपोशी से इस दौर में यही शुबा किया जाता है कि कहीं वो अपने सामान में तकरीबकारी का मवाद न छोड़ के हो। ऐसी गलती कर बैठा तो इटली की पुलिस से मुझे अपनी जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी। मुझे तो अब खौफ आ रहा है। न जाने वो कौन सा लम्हा था जब मैंने उस सफर पर अमाद की जाहिर की थी।